हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुक्र जनन की। शुक्र जनन, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्र जनन का अर्थ है शुक्राणुओं का निर्माण होना, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, उसे हम लोग कहते हैं शुक्र जनन। यह प्रक्रिया नर में पाई जाती है, क्योंकि नर में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और नर के कौन से भाग में? नर जनन तंत्र के वृषण में। शुक्र जनन की प्रक्रिया नर जनन तंत्र के वृषण में संपन्न होती है। अब वृषण में बताए थे आपको, वृषण में कुछ पालिकाएं होती हैं इस तरीके से, इन्हीं पालिकाओं में कुछ नलिकाएं मिलती हैं इस तरीके से। इन नलिकाओं को हम लोग कहते हैं शुक्रजनक नलिका। इन्हीं नलिकाओं के भीतरी स्तर में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं नर जर्म कोशिकाएं। तो इन्हीं नर जर्म कोशिकाओं से शुक्र जनन की प्रक्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और यह प्रक्रिया प्रारंभ कब होती है? जब एक नर 10 से 12 से 14 वर्ष, यानी कि जब एक नर 12 से 14 वर्ष का होता है, उसमें किशोरावस्था का प्रारंभ होता है, तब यह प्रक्रिया नर में शुरू हो जाती है। और ये नर में आजीवन चलती है, यानी कि 12 से 14 वर्ष तक शुरू होगी और चलेगी जब तक वो जीवित रहे। दोस्तों, शुक्र जनन की प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण का नाम है शुक्राणु प्रसू जनन, शुक्राणु प्रसू जनन। और दूसरे चरण का नाम है शुक्राणु जनन। शुक्राणु प्रसू जनन को अंग्रेजी में कहते हैं स्पर्मेटिडोजेनेसिस, स्पर्मेटिडोजेनेसिस। और शुक्राणु जनन को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो आइए हम बात करते हैं पहले चरण की, जिसका नाम है शुक्राणु प्रसू जनन, अंग्रेजी में कहते हैं स्पर्मेटिडोजेनेसिस। इसमें होता क्या है? सबसे पहले एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस, हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। शॉर्ट में इसको हम लोग कहते हैं GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन्स का स्राव होता है जिसका नाम होता है GnRH। यह हार्मोन्स करता क्या है? यह हार्मोन्स अग्र पीयूष ग्रंथि को, ये जो GnRH है, ये हार्मोन्स अग्र पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करता है। और जब ये अग्र पीयूष ग्रंथि प्रेरित होती है तो 2 प्रकार के हार्मोन्स का स्रावण। देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका हाइपोथैलेमस, मस्तिष्क में मिलता है, इस वाले भाग को बोलते हैं हाइपोथैलेमस। इसी से एक ग्रंथि जुड़ी होती है जिसका नाम होता है पीयूष ग्रंथि, ये पीयूष ग्रंथि है। अब इसका जो ये वाला भाग है ये कहलाता है अग्र पीयूष, ये वाला भाग कहलाता है मध्य पीयूष ग्रंथि, और ये वाला भाग कहलाता है पश्च भाग, यानी पश्च पीयूष ग्रंथि। तो देखिए यहाँ से ये हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन्स निकला जिसका नाम है GnRH। इसने प्रेरित किया अग्र पीयूष ग्रंथि को। और जब अग्र पीयूष ग्रंथि प्रेरित होती है तो 2 हार्मोन्स को निकालती है जिसका नाम है LH और FSH। वैसे तो अग्र पीयूष ग्रंथि से कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स, उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, कई सारे हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन है। लेकिन यहाँ पे 2 मेन निकलता है, पहला है LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और दूसरा है FSH यानी पुट्टिका प्रेरक हार्मोन्स, अंग्रेजी में कहेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्रंथि ने क्या किया? अग्र पीयूष ग्रंथि को प्रेरित किया। अब ये अग्र पीयूष ग्रंथि 2 हार्मोन्स का स्रावण करती है, पहला हो गया LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और दूसरा हो गया FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये एक शुक्रजनक नलिका है, ये दूसरी शुक्रजनक नलिका है। तो इन 2 शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में कुछ कोशिकाएं मिलती हैं। इन्हीं कोशिकाओं को नाम दिया जाता है लेडिक कोशिका या फिर अंतराली कोशिका। अब इन्हीं अंतराली कोशिकाओं को जो LH है, जो निकला है अग्र पीयूष ग्रंथि से, ये प्रेरित करेगा लेडिक कोशिकाओं को। और जब ये प्रेरित होती हैं तब ये एक हार्मोन्स का स्रावण करती हैं जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन क्या होता है? एक हार्मोन्स होता है जो नर में निकलता है, और इसका स्रावण कराता है LH हार्मोन्स जो निकला है अग्र पीयूष ग्रंथि से। और उसके बाद ये स्रावित कौन करती हैं? तो अंतराली कोशिका या फिर लेडिक कोशिका बताए थे आप लोगों को। अब ये हार्मोन्स क्या होता है दोस्तों, आपको फिर से बता रहे हैं। देखिए, शुक्र जनन की प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण का नाम है शुक्राणु प्रसू जनन,
और दूसरे चरण का नाम है शुक्राणु जनन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहले चरण की। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हाइपोथैलेमस से एक ग्रंथि निकली जिसका नाम, एक हार्मोन्स निकला जिसका नाम है GnRH यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये हार्मोन्स करेगा क्या, अग्र पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करेगा और दो हार्मोन्स को निकलवाएगा। दोनों का नाम देखिएगा यहाँ, पहला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे LH। तो दूसरा है पुट्टिका प्रेरक हार्मोन्स, अंग्रेजी में कहेंगे इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या फिर FSH। अब ये इसमें से जो पहला हार्मोन था LH, ये क्या करता है, लेडी कोशिका को प्रेरित कराता है, और जब प्रेरित कराएगा तब एक लेडी कोशिका हार्मोन निकालती है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरॉन। अब ये टेस्टोस्टेरॉन क्या करेगा दोस्तों, इसके पश्चात क्या होता है, अब दूसरा हार्मोन्स जिसका नाम है FSH पुट्टिका प्रेरक हार्मोन्स। ये हार्मोन सर्टोली कोशिका के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो ये FSH सर्टोली कोशिका को प्रेरित कराता है। अब जब सर्टोली कोशिका प्रेरित होती है तो एक प्रोटीन का निर्माण करती है या फिर एक प्रोटीन का स्रावण करती है जिसका नाम है ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ध्यान से सुनिएगा, सर्टोली कोशिका जो है वो FSH जब इसको प्रेरित कराता है तो एक हार्मोन्स निकलवाती है जिसका नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग, एक हार्मोन्स नहीं, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, शॉर्ट में कह देंगे ABP। अब ये करता क्या है, ये बस इसका छोटा सा काम होता है कि ये टेस्टोस्टेरॉन को शुक्रजनक नलिका के अंदर लेकर जाता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन बाहर स्रावित हुआ था। यहाँ पे देखिएगा ये शुक्रजनक नलिका है, ये है, इसके बाहर यहाँ पे टेस्टोस्टेरॉन निकल गया है, तो इसको अंदर ले जाने का काम कौन करता है, यही ABP यानी कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कहाँ से निकला है, जो निकला है सर्टोली कोशिकाओं से। सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है, शुक्रजनक नलिका में कुछ बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती है जिसका नाम होता है सर्टोली कोशिका। इसके पश्चात दोस्तों जब टेस्टोस्टेरॉन शुक्रजनक नलिका के अंदर चला जाता है तब ये क्या करता है, ये नर जर्म कोशिका, जैसे बताए थे कि दो शुक्रजनक नलिका में दो प्रकार की परतें मिलती हैं। सबसे बाहरी परत कहलाती है ट्यूनिका प्रोप्रिया, उसके अंदर की परत कहलाती है जनन उपकला। तो इसी जनन उपकला में कुछ छोटी छोटी कोशिकाएं मिलती हैं जिनका नाम होता है नर जनन कोशिकाएं या फिर जर्म कोशिकाएं। अब इन्हीं जन्म कोशिकाओं के बीच बीच में कहीं पे सर्टोली कोशिका लगी होती है, इस प्रकार से बड़ी बड़ी होती है। तो ये क्या करता है, ये जो टेस्टोस्टेरॉन है ये क्या करेगा कि इन्हीं नर जन्म कोशिकाओं को प्रेरित करेगा, और जब नर जन्म कोशिका प्रेरित होती हैं तो इसमें होता है समसूत्री विभाजन होगा तथा दो कोशिकाएं बनेंगी जिनमें गुणसूत्रों की संख्या जो होगी वो समान होगी। अब इसके बाद ये कोशिकाएं वृद्धि करती हैं, जब वृद्धि करती है तो इनका नाम क्या पड़ जाता है, शुक्राणु जन कोशिका, यानी कि फिर से बता रहे हैं नर जन्म कोशिका पाई जाती है शुक्राणु जनक नलिका में। अब इसको प्रेरित करेगा टेस्टोस्टेरॉन, जब प्रेरित करेगा तो इसमें होता है समसूत्री विभाजन। अब इसके बाद ये कोशिकाएं वृद्धि करेंगी, जब वृद्धि कर लेंगी तब इनका जो नाम पड़ जाएगा उसका नाम है शुक्राणु जन कोशिका। शुक्राणु जन कोशिका पड़ेगा नाम कब, जब ये टेस्टोस्टेरॉन के द्वारा विभाजन होगा। उसके बाद फिर से देखिएगा दोस्तों, टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है, हार्मोन्स नर जन्म कोशिकाओं को प्रेरित कराता है, जब प्रेरित कराएगा तो इसमें होगा समसूत्री विभाजन। जब समसूत्री विभाजन हो जाता है उसके बाद ये क्या करती है तथा इसी की सहायता से ये संख्या में वृद्धि करती है। जब इसकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी अब इनको हम लोग बोलेंगे शुक्राणु जन कोशिका, शुक्राणु जन कोशिका। अब ये शुक्राणु जन कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं, आकार में वृद्धि करती हैं। जब ये आकार में वृद्धि कर लेंगी तब इनका नाम पड़ जाएगा प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, यानी कि जब ये शुक्राणु जन कोशिकाएं थोड़ी सी आकार में बढ़ गई, आकार में वृद्धि कर ली, तब इनका नाम हो जाएगा शुक्राणु जन कोशिका। शुक्राणु जन कोशिका से नाम बदल कर इनका नाम हो जाएगा प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। अब देखिए इसके बाद, अब इन प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में अर्धसूत्री प्रथम होता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, तथा दो अगुणित, ये जो कोशिकाएं थी ये थी द्विगुणित 2n। दोस्तों जब प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में देखिए दोस्तों, इसके पश्चात दोस्तों प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होता है तथा दो अगुणित कोशिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये अगुणित कोशिकाएं आकार में वृद्धि करती हैं, तथा इसके बाद इनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, यानी कि सबसे पहले हुआ अर्धसूत्री प्रथम,
जिससे 2 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हुआ। इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है तथा 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब इनका जो नाम पड़ जाएगा, इनका नाम हो जाएगा शुक्राणु प्रसूत कोशिका, यानी कि जो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात कोशिकाएँ बनती हैं, इनका नाम कहलाता है शुक्राणु प्रसूत कोशिका। कि नर जन्म कोशिका से शुक्राणु प्रसूत कोशिका का निर्माण होना ही शुक्राणु प्रसूत जनन कहलाता है। यानी कि नर जन्म कोशिका जो शुक्रजनक नलिकाओं में पाई जा रही थी, नर जन्म कोशिका से शुक्राणु प्रसूत का निर्माण, यानी कि जो नर जन्म कोशिका मिल रही थी शुक्राणु जनक नलिकाओं में, शुक्रजनक नलिकाओं में, तो उनसे शुक्राणु प्रसूत का निर्माण होना ही शुक्राणु प्रसूत जनन कहलाता है। अंग्रेजी में कहते हैं स्पर्मेटिडोजेनेसिस। इसके बाद आता है दूसरा चरण। दूसरे चरण में क्या होता है कि जो शुक्राणु प्रसूत कोशिकाएं बनती हैं, इसमें कुछ परिवर्तन आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं, और जब ये कोशिकाएं परिवर्तित हो जाएंगी इस प्रकार से, जब इसमें परिवर्तन आता है तब ये बन जाती हैं स्पर्म के रूप में, कुछ इस तरीके से। इस प्रकार वृषण में, नर के वृषण में स्पर्म का निर्माण हो जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं पूरी इन दोनों प्रक्रियाओं को मिला के हम लोग कहते हैं शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन या फिर शुक्र जनन। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक नर जन्म कोशिका है, इसमें होता है समसूत्री विभाजन, यानी कि एक नर जन्म कोशिका थी जो शुक्रजनक नलिका में पाई जा रही थी। अब इसमें हो गया समसूत्री विभाजन। जब समसूत्री होगा तो देखिए यहाँ पे ये भी द्विगुणित है और ये भी द्विगुणित है, 2n 2n, 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। इसके बाद ये कोशिकाएं आकार में छोटी होंगी, क्योंकि जितना इसका आकार रहेगा उसी के हिसाब से ये दोनों संतति कोशिकाएं बनेंगी। अब इसमें होता है वृद्धि, इन दोनों कोशिकाओं में होगी ग्रोथ, वृद्धि होगी। जब वृद्धि होगी तब ये आकार में बढ़ेंगी, और जब ये आकार में बढ़ जाती है तब इसका नाम क्या पड़ता है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे नर जन्म कोशिका पाई जा रही है, इसमें होता है समसूत्री विभाजन। जब समसूत्री विभाजन होगा तब कुछ कोशिकाओं का निर्माण होगा, जिसका नाम जिनका नाम होगा शुक्राणु जन कोशिका। शुक्राणु जन कोशिका, शुक्राणु का मतलब शुक्राणु, जन का मतलब जनक, और कोशिका का मतलब कोशिका, यानी कि ऐसी कोशिकाएं जो शुक्राणुओं का निर्माण करेंगी। जनक का मतलब होता है थोड़ा सा जो कह सकते हैं जनक माता पिता। तो देखिए यहाँ पे, तो ये शुक्राणु जनक कोशिकाएं वृद्धि करके आकार में बढ़ जाती है। जब ये आकार में बढ़ेंगी तब इनका नाम कहलाएगा, इनका नाम होगा प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। अब प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में क्या होगा, देखिए यहाँ पे होता है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होगा तो एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगी, और जो गुणसूत्रों की संख्या है यहाँ पे देखिए 2n है, और यहाँ पे हो जाएगी आधी n। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वही हाल है, यहाँ भी वही चीज़ है, क्योंकि ये अर्धसूत्री है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो आधी हो जाती है। इसके बाद फिर ये कोशिकाएं बट गई, अगुणित कोशिकाएं। अब इनका नाम पड़ जाएगा द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, यानी कि सबसे पहले प्राथमिक शुक्राणु कोशिका थी यहाँ पे, अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ और जो कोशिकाएं बनी इनका नाम पड़ गया द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। अब देखिए यहाँ पे प्राथमिक शुक्राणु कोशिका द्विगुणित थी, और जो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका है ये क्या है, ये है अगुणित, क्योंकि यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या जो है वो आधी है। अब द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में होगा वृद्धि होती है, वृद्धि के बाद ये आकार में बड़ी होंगी। जब ये आकार में बड़ी हो जाएंगी तब इसमें हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। देखिए, अब ये आकार में वृद्धि करने के बाद इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। जब विभाजन द्वितीय होगा तब 1 से 2 कोशिकाएं बनेंगी। इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो समान होती है। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो आधी हो जाती है, और द्वितीय में सेम रहती है। देखिए यहाँ पे n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, मतलब सेम रहेगा। अब इसके बाद जो कोशिकाएं बनती हैं अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के पश्चात जो कोशिकाएं बनती हैं इसको हम लोग कहते हैं शुक्राणु प्रसूत कोशिका, और यहाँ तक की प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे शुक्राणु प्रसूत जनन। यहाँ तक की प्रक्रिया को बोलेंगे शुक्राणु प्रसूत जनन। उसके बाद दूसरे चरण का नाम था शुक्राणु जनन, जिसमें कुछ नहीं हो रहा था, जिसमें सिर्फ कुछ परिवर्तन आता है। इन कोशिकाओं में कुछ परिवर्तन आएगा, और जब परिवर्तन आएगा तब ये शुक्राणु के रूप में ये इनका आकार बदल जाएगा कुछ इस प्रकार से, और ये स्पर्म के रूप में बन जाएंगे।